नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें विश्वास है कि आप लोग जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच के समन्वय का जो पिछला 3 वीडियो है उसे आप ध्यान से सुने होंगे और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट भी किए होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 4 वीडियो के बाद हम एक टेस्ट लेंगे जिसमें इन चारों वीडियो से संबंधित होगा और 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो हम आज आगे बात करते हैं और हम लोग देख रहे थे वहां पे कि 24 अप्रैल 1973 को जो फैसला आया केशवन भारती का, उसमें हम लोग देखे थे कि 13 जजों का बेंच बैठा था और ये फैसला जो आया है, ये फैसला 7-6 से फैसला आया है। ये 7-6 से फैसला आया है। हालांकि इसमें इंदिरा गांधी के सभी शर्तों को मान लिया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी द्वारा किया गया 24वां, 25वां, 26वां और 29वां संशोधन को सही ठहराया गया था। और सिर्फ एक ही बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किया कि आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, यहां तक कि आप प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में आप परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो एक तरह से इंदिरा गांधी की जीत ही थी, परंतु इंदिरा गांधी इससे ज्यादा खुश नहीं थी, ज्यादा संतुष्ट नहीं थी। और ये जो फैसला आया था 7-6 से, तो यहां पर देखिएगा कि 7 जो सरकार के विपक्ष में है, इसमें थे एस.एम. सिकरी, इसी में थे जे.एम. साइलेक्ट, एस.एम. सिकरी, जे.एम. साइलेक्ट। उसके बाद है ग्रोवर और हेगड़े, ग्रोवर और हेगड़े। ये जो है ये सरकार के विपक्ष में है और सरकार के जो पक्ष में है उसमें नंबर 1 पर थे ए.एन. रे का मतलब अजीत नाथ रे। देखिएगा, जब हम लोग बात किए थे बैंकों का राष्ट्रीयकरण से, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण के टाइम में भी जो जज बैठा था, 11 जज का ही फैसला आया था। उसमें 10-1 से बैंकों के राष्ट्रीयकरण को खारिज किया गया था उस समय। तो उसमें एक जज जो थे, जो सरकार के पक्ष में थे, जिन्होंने बताया था कि सरकार का फैसला सही है, वे भी एक जज जो थे वो ए.एन. रे ही थे। तो यहां भी ए.एन. रे जो है सरकार के पक्ष में बात किए हैं। और सरकार के पक्ष में जो दूसरे जज थे उनका नाम था मिर्जा हमीदुल्लाह बेग। और सरकार के पक्ष में एक और जज हैं, उनका नाम है एच.आर. खन्ना, हंसराज खन्ना। ये एच.आर. खन्ना जो है ये बाद में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े हैं और ये जो है बहुत फेमस जज हुए। इस तरह देखिएगा, विपक्ष में एक और हैं, उनका नाम है बाई बी चंद्रचूड़। यहां पर समझना होगा ढंग से कि देखिएगा, हम लोग बात किए थे पिछले वीडियो में कि 1951 में जब हरिलाल कानिया रिटायर हुए थे, तो वहां पे भी दूसरे मुख्य न्यायाधीश के बनने के टाइम में भी जो है पतंजलि शास्त्री को बनाया जा रहा था। तो उस समय नेहरू जो है नहीं चाह रहे थे कि पतंजलि शास्त्री मुख्य न्यायाधीश बने, और वे चाहते थे कि बिजन कुमार मुखर्जिया जो है मुख्य न्यायाधीश बने। परंतु वहां पर बिजन कुमार मुखर्जिया जो है सहित सभी जजों ने इस्तीफा दे दिया था। तो नेहरू को झुकना पड़ा था और फिर पतंजलि शास्त्री ही जो है मुख्य न्यायाधीश बने थे। और यहां पर ध्यान दीजिए कि एस.एम. सिकरी बात किए कि 24 अप्रैल के रात में ही रिटायर होने वाले हैं। और अगर सीनियर मोस्ट जज की बात किया जाए तो नंबर 2 पर है जे.एम. साइलेक्ट, नंबर 3 पर है ग्रोवर, नंबर 3 पर ग्रोवर और 4 पर है एच.आर. खन्ना। लेकिन यहां पर देखिए इंदिरा गांधी क्या करती है कि जैसे ही सर्वमित्र सिकरी रिटायर होते हैं, तो सर्वमित्र सिकरी के रिटायर होने के बाद जे.एम. साइलेक्ट को बनना चाहिए था, परंतु इंदिरा गांधी घोषणा करती है कि मुख्य न्यायाधीश ए.एन. रे बनेंगे,
क्योंकि 2 बार सपोर्ट किया ए एन रे। एक बार उस समय, हालांकि उस समय खारिज कर दिया गया था, अधिकांश जज जो थे सरकार के विपक्ष में थे, लेकिन एकमात्र जज अजित नाथ रे सरकार के पक्ष में थे। तो यहां भी पक्ष में थे और केशवंत भारती मामले के भी पक्ष में है। तो जे एम सेलेक्ट के स्थान पर अजित नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। और यहां पर देखिए अजित नाथ रे वैसा दमखम नहीं दिखाए जैसा जो है बिजन कुमार मुखर्जिया ने दिखाया था। वहां पर बिजन कुमार मुखर्जिया को प्रपोजल गया था, परंतु उस प्रपोजल को ठुकराकर बिजन कुमार मुखर्जिया जो है इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन हालांकि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन यहां पर ए एन रे जो है ऐसा काम नहीं किए और ए जो है क्या किए कि मुख्य न्यायाधीश बने। और 1973 से लगाकर 1977 तक, 1973 से लगाकर 77 तक जो है ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। और इसी बीच जो है इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा करवाती है। 1973 से 77 तक अजित नाथ रे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और उसी समय इमरजेंसी लागू होता है। और 19 महीने के आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का साथ एक बार भी, जनता का साथ एक बार भी नहीं दिया, हमेशा सरकार का ही साथ दिया, जनता का साथ एक बार भी नहीं दिया इस इमरजेंसी के दौरान। तो देखिए अब यहां पर लगता है कि जो व्यक्ति सरकार के पक्ष में रहेगा, जो सरकार की बात को मानेगा, शायद उसी को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, ऐसा लगने लगा था। देखिएगा एक और मामला आया था, वो मामला था बंदी प्रत्यक्षीकरण का, हैबेस कॉर्पस का मामला था। देखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो मामला है उसमें है शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडमिरल जबलपुर। जबलपुर का केस है, जबलपुर का केस है और शिवकांत शुक्ला का केस है। शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर। एक केस है, हैबियस कॉर्पस का मामला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला है। और इस मामला में जो है जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का वह 4-1 से निर्णय आया, 4-1 से निर्णय हुआ। 5 जजों का बेंच बैठा था शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर मामला में। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला था उस मामला में 4-1 से मामला का सुनवाई किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और इस 4 में जो थे वो नंबर 1 पर थे अजीत नाथ रे नंबर, और मिर्जा हमीदुल्लाह बेग, यही 3, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग और फिर बाई बी चंद्रचूड़। और इधर जो विपक्ष में थे उनका नाम है HR खन्ना, हंसराज खन्ना। HR खन्ना थे एकमात्र जो कि सरकार के विपक्ष में थे। और चौथा जो इधर था वो था PN भगवती। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर देख रहे हैं केशवंत भारती का मामला, वहां पर भी देखिए कि SM सिकरी, सर्वमित सिकरी के बाद JM सेलेक्ट को बनना चाहिए था लेकिन उनको नहीं बनाया गया। तो वहां पर JM सेलेक्ट, ग्रोवर और एक थे यहां पर हेगड़े, ग्रोवर अलग हैं, हेगड़े अलग हैं, एक हेगड़े थे। तो हेगड़े, ग्रोवर और JM सेलेक्ट तीनों इस्तीफा दिए थे उस समय जब SM सिकरी के बाद JM सेलेक्ट को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया था और AM रे को बनाया गया था। तो यहां पर JM सेलेक्ट, ग्रोवर और हेगड़े इस्तीफा दे दिए थे। अब देखिए एक नया मामला जो हैबेस कॉर्पस का मामला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिया 4-1 से निर्णय दिया। और 4 में जो थे अजित नाथ रे, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग, बाई बी चंद्रचूड़ और एक है चौथा PN भागवती। तो यहां पर देखिएगा जो अब जज बनना चाहिए
तो ए एन रे अजितनाथ रे के बाद बनना चाहिए था हंसराज खन्ना को, एच आर खन्ना को बनना चाहिए था। तो एच आर खन्ना देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी के विपक्ष में 2 बार है, एक बार केशवंत भारती मामला में और दूसरा बार हैबियस कॉर्पस के मामला में, यानी कि श्रीकांत शुक्ला के मामला में। तो यहां पर एच आर खन्ना को, हंसराज खन्ना को मुख्य न्यायाधीश न बनाकर बना दिया गया मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को, बना दिया गया मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को। 13वें मुख्य न्यायाधीश थे एस एम सिकरी, 13वें थे एस एम सिकरी और 14 नंबर पर एस एम सिकरी थे। 14 पर बने ए एन रे और 15वें पर बनना था हंसराज खन्ना को, लेकिन बन गए मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को बनाया गया। और 16वें नंबर पर बनाया गया बाई बी चंद्रचूड़ को बनाया गया और 17वें नंबर पर बनाया गया पी एन भगवती को, 17वें बन गए पी एन भगवती को बनाया गया। देखिए यहां पर अजितनाथ रे की बात करें तो उनके रिटायर होने के बाद घोषणा की गई कि मिर्जा हमीदुल्लाह बेग मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो यहां पर हंसराज खन्ना जो है इस्तीफा दे देते हैं। एक गलत धारणा बन गई कि जो सरकार के हां में हां मिलाएगा वही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, लगातार चलते रहा। 1993 में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 1993 में सुप्रीम कोर्ट खुद 9 जजों के बेंच बनाता है और 9 जजों के बेंच ने यह फैसला दिया कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बनेंगे वो सीनियर मोस्ट जजेस ही बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अब जो भी न्यायाधीश बनेंगे वे सीनियर मोस्ट जजेस ही बनेंगे। उसके बाद देखिएगा कि जब अजितनाथ रे जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तो उस समय केशवंत भारती मामला को फिर से सुप्रीम कोर्ट में लाए थे, सुप्रीम कोर्ट में फिर से उस मामला को लाए। और देखिएगा इस हर मामला में नानी पालखी वाला ही जो है वे सरकार के विपक्ष में है, जबकि सरकार का वकील जो है वह है सिरवई साहब जो है वो हमेशा सरकार का वकालत किए हैं। इमरजेंसी के बाद सिरवई साहब ने खुद कहा कि मैं गलत था, संविधान का मूल ढांचा सही है। यदि कोई सरकार तानाशाही पर उतर जाए तो संविधान को कुछ भी कर सकता है, यानी कि संविधान को खत्म भी कर सकता है। तो 1975 में आपातकाल के दौरान जो मुख्य न्यायाधीश अजितनाथ रे रहे, तो अजितनाथ रे क्या करते हैं कि केशवानंद भारती मामला को रीओपन करना चाहते हैं, केशवानंद भारती मामला को फिर से रीओपन करना चाहते हैं। और यहां पर जो है ऐसा लगता है कि 10-11 नवंबर की बात है, 10-11 नवंबर, ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर सबके बीच सहमति बन गई है और अब बात कुछ बनने वाली है। उस समय नानी पालखी वाला वकील बनकर आते हैं और छक्के छुड़ा दिए। 2 दिन के अंदर साबित कर दिया कि बिना रिव्यू पिटीशन के रिव्यू हो ही क्यों रहा है, क्योंकि रिव्यू पार्टीशन देना होता है। अगर जिस समय केस चल रहा होता है तो उस समय एक पार्टीशन देना होता है कि हम बाद में भी केस को रीओपन करेंगे। और चूंकि केशवंत भारती मामला में रिव्यू पार्टीशन नहीं दिया गया था, तो यहां पर सारे जजों ने नानी पालखी वाला को बात को मानते हुए जो है इस केस को खारिज कर दिया गया। यहां पर देखिएगा 1976 में संविधान का 42वां संशोधन हुआ। 1976 में संविधान का 42वां संशोधन हुआ, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। उसमें अनुच्छेद 368 में संशोधन करके लिखवा दिया गया कि सरकार संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है।
हालांकि 1976 में संविधान का जो संशोधन हुआ 42वां, उसमें लिखाया गया अनुच्छेद 368 में कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। देखिएगा 1980 में आया था मिनर्वा मिल्स का मामला। मिनर्वा मिल्स के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 के 4 और 5 को खारिज कर दिया। अनुच्छेद 368 के 4 और 5 को खारिज कर दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति संविधान का मूल ढांचा है। क्लियर कर दिया पूरा। जो सरकार बार बार पूछ रही थी कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, तो मिनर्वा मिल्स के मामला में 1980 में सुप्रीम कोर्ट एकदम क्लियर कर दिया कि मूल ढांचा क्या है। इसमें सुप्रीम कोर्ट साफ लहजे में कह दिया कि संविधान का सीमित संशोधन करना ही संविधान का मूल ढांचा है, यानी संविधान के मूल ढांचे में ही निहित है कि संसद संविधान में सीमित संशोधन करे, असीमित नहीं। अब आखिरी सवाल बच गया। आखिरी सवाल था कि अगर सरकार कोई कानून बना दे और उस कानून को 9 शेड्यूल में डाल दे और वह जो कानून है वो मूल ढांचे के खिलाफ हो, तो क्या अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं? तो देखिएगा 1981 में एक मामला आया। 1981 में बामन राव मामला आया। तो बामन राव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। इसमें कही कि 24 अप्रैल 1973 जो केशवन भारती मामले का फैसले का दिन है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया 1981 में बामन राव मामले में दिया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जो कानून शेड्यूल 9 में डाल दिया गया है उस पर हम रिव्यू नहीं करेंगे, परंतु चूंकि 24 अप्रैल 1973 को मूल ढांचा की अवधारणा आ गई थी और रिव्यू मूल ढांचा में अंतर निहित है, यानी कि अगर मूल ढांचा में संशोधन होगा तो रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा उस पर हम रिव्यू करेंगे। यानी कि अब जो है एक निर्णय कब हुआ? बामन राव मामला के बाद 1981 में निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट कि हम जो है 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई कानून सरकार द्वारा बनाया गया हो और उसको अगर सरकार 9वीं अनुसूची में डाल देगा तो भी हम उस पर जुडिशियल रिव्यू करेंगे। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट जो है एक बार भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन उसका फैसला में आ चुका है बामन राव के मामले के टाइम में कि हम जो है किसी भी कानून को, जो कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद यानी कि केशवन भारती मामले के बाद आया है, तो उस पर हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो ये था हम लोग का इंदिरा गांधी तक का। इसके बाद जो है हम लोग केस को पढ़ेंगे, जैसे शंकरी प्रसाद के बारे में जानेंगे, मिनर्वा मिल्स को देखेंगे, सज्जन सिंह को देखेंगे, गोलकनाथ को देखेंगे, केशवन भारती को देखेंगे। सब अलग अलग केस का स्टडी हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे कि अब जो है इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इस समय किस तरह का रहा, और अभी तक हम लोग बात करेंगे यानी कि नरेंद्र मोदी तक बात करेंगे कि अब जो है किस तरह कंडीशन चल रहा है और किस तरह अमित शाह के सपोर्ट से मोदी जी जो है सरकार बनाए हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल है, राष्ट्रपति क्या बर्ताव कर रहे हैं पीएम के साथ। ये सारी घटनाओं पर चर्चा जो है हम केस स्टडी के बाद करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।